हेलो स्टूडेंट्स, हम पृष्ठीय रसायन वाले अध्याय में जो है कुलाइडी विलयनों को बनाने की विधियां पढ़ रहे थे और इसमें हम संघनन विधियों में एक उदाहरण इसका पढ़ चुके थे, अपचयन विधि। तो हमारे संघनन विधियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। संघनन विधियां कुलाइडी विलयनों को बनाने की विधियां हैं और इसमें आपको एक विधि बताई जा चुकी थी, अपचयन विधि, जो धातुओं के कुलाइडी विलयनों को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। अब हम इसकी दूसरी विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं, ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि, देखिए बेटा, ऑक्सीकरण विधि जो होती है ये आपकी अधातुओं के कुलाइडी विलयनों को बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑक्सीकरण विधि का प्रयोग अधातुओं के कुलाइडी विलयनों को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आपका सल्फर हो गया, आपका आयोडीन हो गया, सेलेनियम हो गया, इनका कुलाइडी विलयन बनाने के लिए हम ऑक्सीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अब जैसे H2S और यहां पर ऑक्सीकारक के रूप में हम ले रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीकारक का कार्य करेगा और इस ऑक्सीकारक का स्वयं अपचयन होगा और इसका ऑक्सीकरण होगा। इसमें आपको मिल रहा है कुलाइडी सल्फर प्लस H2O। तो अगर हम H2S का ऑक्सीकरण सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा कराते हैं तो हमको जो है सल्फर कुलाइडी अवस्था में प्राप्त होता है। इसका एक और तरीका हो सकता है, H2S का ऑक्सीकरण, H2S के ऑक्सीकरण के लिए हम नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करके ऑक्सीकरण कराया जाए, नाइट्रिक अम्ल भी एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यहां पर सल्फर कुलाइडी अवस्था में आपका H2O और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह H2S का ऑक्सीकरण कराने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जा सकता है और इससे हमें सल्फर कुलाइडी अवस्था में प्राप्त होगा। फिर एक होता है सेलेनियम हाइड्राइड। सेलेनियम हाइड्राइड का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन गैस के द्वारा कराया जाए तो ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर सेलेनियम कुलाइडी अवस्था में मिलेगा और साथ में प्राप्त होगा H2O जल। फिर इसी तरह HI का ऑक्सीकरण आयोडिक अम्ल, इसका नाम होता है आयोडिक अम्ल। आयोडिक अम्ल के द्वारा अगर HI को ऑक्सीकृत किया जाए तो आपको आयोडीन मिलता है। तो इस तरह से एक तो HI के ऑक्सीकरण से आयोडीन मिलता है और साथ में मिलता है अपने को H2O। तो बेटा ये आपकी ऑक्सीकरण विधियां हैं। ऑक्सीकरण विधि अधातुओं के कुलाइडी विलयनों को बनाने में प्रयुक्त होती हैं और अपचयन विधि जो होती है वो आपके धातुओं का कुलाइडी विलयन बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब बेटा तीसरे नंबर पर आता है उभय अपघटन विधि। देखिए, उभय अपघटन विधि जो है ये अविलेय लवणों के कुलाइडी विलयनों को बनाने में काम आती है। कोई भी ऐसा लवण जो अविलेय प्रकृति का होता है, उस अविलेय प्रकृति के लवण का कुलाइडी विलयन बनाने के लिए
हम उभय अपघटन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कैडमियम सल्फाइड का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैडमियम का कोई जल विलेय जो है पदार्थ लेना होगा। जैसे हमने लिया कैडमियम का जल विलेय यौगिक कैडमियम ऑक्साइड, और इस कैडमियम ऑक्साइड के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूर आपके हाइड्रोजन सल्फाइड की। कैडमियम ऑक्साइड के जलीय विलयन में हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराते हैं, तो इससे बनता है कैडमियम सल्फाइड। और ये जो कैडमियम सल्फाइड बनता है ये कोलाइडी अवस्था में प्राप्त होता है। इसी तरह आपका आर्सेनियस ऑक्साइड है, आर्सेनियस ऑक्साइड है, हम चाहते हैं आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन बनाना। तो आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन बनाने को हम आर्सेनियस ऑक्साइड का जलीय विलयन लेते हैं, जल विलेय यौगिक होता है, और इस जल विलेय यौगिक के अंदर हमें मिलाना है H2S गैस को। H2S गैस मिलाने पर आर्सेनियस सल्फाइड जो है पीले कोलाइडी विलयन के रूप में प्राप्त होगा, और साथ में प्राप्त होता है जल। तो जहां पर भी हम किसी अवलेय पदार्थ की कोलाइडी कणों को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हम कैडमियम सल्फाइड को डायरेक्ट पानी में डालते या आर्सेनियस सल्फाइड को डायरेक्ट पानी में डालते, तो ये पानी के अंदर अवलेय प्रकृति के होते हैं। तो हम इसमें चाहते हैं कि हमें जो है जल विलेय यौगिक प्राप्त हो, जल में विलेय अवस्था में कोलाइडी विलयन की अवस्था में प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं इसमें कि जो इनका जल विलेय यौगिक होता है उसके अंदर हम H2S गैस को पास कराते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण, हमें मर्क्यूरिक सल्फाइड चाहिए कोलाइडी अवस्था में, तो हम इसके लिए मर्क्यूरिक साइनाइड का जलीय विलयन, और मर्क्यूरिक साइनाइड के जलीय विलयन में हम मिलाएंगे H2S गैस। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड कोलाइडी अवस्था में HCl अलग हो जाएगा। इसी प्रकार सिल्वर के हैलाइड चाहिए कोलाइडी अवस्था में, तो सिल्वर के हैलाइडों को प्राप्त करने के लिए हम धातु हैलाइड, सोडियम हैलाइड ले सकते हैं, पोटेशियम हैलाइड ले सकते हैं। इन हैलाइडों की क्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। अब जैसे हैलोजन में आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, इस तरह के हैलोजनों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। AgF जो होता है वो जल विलेय होता है, AgF जल विलेय होता है, तो AgF आपको कोलाइडी अवस्था में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर AgX कोलाइडी अवस्था में, और साथ में मिलेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सब पदार्थ जो है आपको कोलाइडी अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं। तो जब भी हमें किसी जल में अवलेय यौगिक का, जल में अवलेय पदार्थ का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना हो, तो उभय अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम जो है जल विलेय यौगिक में कोई ऐसा पदार्थ मिलाते हैं कि जिससे कि हमें वांछित पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में प्राप्त हो जाए। जैसे कैडमियम सल्फाइड बनाने के लिए ऑक्साइड में H2S मिला है, आर्सेनियस सल्फाइड बनाने के लिए ऑक्साइड में H2S गैस को मिलाया, मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाने के लिए मर्क्यूरिक साइनाइड में हमने H2S गैस को मिलाया, सिल्वर हैलाइड बनाने के लिए पोटेशियम या सोडियम के हैलाइडों में हम सिल्वर नाइट्रेट को मिला सकते हैं। तो ये आपकी विधि जो है इसको हम नाम देते हैं उभय अपघटन विधि। इसके बाद में आती है जल अपघटन विधि। देखिए जल अपघटन विधि जो है नंबर 4 है जल अपघटन विधि। अब इस जल अपघटन विधि में हम आपके आयरन के हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन, इनके कोलाइडी विलयनों को बना सकते हैं।
इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड कुलाइडी अवस्था में चाहिए, तो सबसे पहले हम फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन बनाएंगे और फेरिक क्लोराइड के इस जलीय विलयन को गर्म पानी में धीरे धीरे बूंद बूंद करके डालेंगे। फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन बनाया और जलीय विलयन को बना करके गर्म पानी में, बहुत गर्म भी नहीं, गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा गर्म हो, तो उस गुनगुने पानी के अंदर आप जो है फेरिक क्लोराइड को बूंद बूंद करके जब मिलाते हैं तो मिलाने पर जलपघटन की क्रिया होती है और इस जलपघटन क्रिया के बाद हमें जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड कुलाइडी अवस्था में प्राप्त होता है। तो ये विधि जो है आपकी जलपघटन विधि के नाम से जानी जाती है। तो ये आपकी सभी जो हमने 4 आपको उदाहरण दिए, ऑक्सीकरण, अपचयन, उभय अपघटन और जलपघटन, ये सारी की सारी जो विधियां हैं रासायनिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद में अगली विधि है हमारी, ये रासायनिक विधि नहीं है, अभी अलग विधियां हो। तो अगली विधि का नाम है विलायक विनिमय विधि। विधि का नाम है विलायक विनिमय विधि। देखिए, विलायक विनिमय विधि जो है, इसे हम उस अवस्था में प्रयोग में लाते हैं। विलायक विनिमय विधि का प्रयोग हम उस अवस्था में करते हैं जबकि हमारा पदार्थ किसी वांछित विलायक के अंदर अविलय होता है। जैसे हमें सल्फर या फास्फोरस को कुलाइडी अवस्था में लाना है, लेकिन सल्फर या फास्फोरस को अगर आप डायरेक्ट पानी में डालेंगे तो सल्फर या फास्फोरस पानी के अंदर अविलय होता है। सल्फर या फास्फोरस अगर हम डायरेक्ट जो है इस कुलाइडी विलयन को बनाने का प्रयास करें तो डायरेक्ट विलयन बनाने का प्रयास करने का मतलब है कुलाइडी विलयन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सल्फर या फास्फोरस पानी के अंदर अविलय होता है। फिर हमारे पास क्या तरीका है, हम यहाँ विलायक विनिमय कराते हैं। सल्फर या फास्फोरस जो है एल्कोहल के अंदर विलय हो जाता है। सबसे पहले बनाया जाता है अल्कोहलिक विलयन। सल्फर या फास्फोरस का अल्कोहलिक विलयन बनाया जाता है और इस अल्कोहलिक विलयन को आप डालते हैं पानी के अंदर। क्योंकि अल्कोहल पानी के अंदर विलय होता है तो इसके कारण से अल्कोहल के साथ साथ सल्फर और फास्फोरस भी पानी में मिल जाते हैं, परंतु वो उनके जो वास्तविक विलयन वाले कण थे, अल्कोहल के अंदर तो सल्फर और फास्फोरस वास्तविक विलयन के कणों के रूप में होगा, लेकिन पानी में जब ये मिलता है तो पानी में इसके कण जो है कुलाइडी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो जब हम पदार्थ को एक पदार्थ से हटाकर दूसरे पदार्थ में, एक विलायक से हटाकर दूसरे विलायक में डालकर कुलाइडी विलयन बनाते हैं, एक विलायक अल्कोहल से दूसरे विलायक पानी में हम कुलाइडी विलयन बनाते हैं, तो इस विधि का नाम होता है विलायक विनिमय विधि। और ये विधि कब काम आएगी, जब हमारा पदार्थ डायरेक्ट एक विलायक के अंदर अविलय हो, पानी में डायरेक्ट नहीं घुल रहा। तो पानी में कुलाइडी विलयन हम बनाना चाह रहे हैं तो तरीका क्या है, हम उसका वास्तविक विलयन बनाएंगे। ऐसे विलायक में बनाएंगे कि जो विलायक पानी के अंदर घुल जाए, जैसे अल्कोहल आसानी से पानी में घुल जाता है। फिर अल्कोहलिक विलयन को बनाया और अल्कोहलिक विलयन के साथ में मिला दिया पानी। तो जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो सल्फर या फास्फोरस जो भी पदार्थ है पानी में कुलाइडी कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो विधि है हमारी, इसको हम नाम देते हैं विलायक विनिमय विधि। इसके बाद में हमारी अगली विधि आती है, इसमें वाष्प का संघनन कराकर। वाष्प का संघनन कराने वाली जो विधि है, इसमें
इस विधि के माध्यम से भी हम सल्फर और फास्फोरस इनके कोलाइडी विलयनों को प्राप्त कर सकते हैं। अब सल्फर और फास्फोरस का कोलाइडी विलयन बनाने का तरीका क्या होगा? हम सल्फर की वाष्प को या फास्फोरस की वाष्प को या फिर हम आपके मरकरी की वाष्प को, इन वाष्पों को जो है ठंडे पानी के अंदर प्रवाहित कराते हैं। सल्फर की वाष्प, मरकरी की वाष्प आदि वाष्पों को जब ठंडे पानी में प्रवाहित कराया जाता है तो ठंडे पानी में इनकी वाष्प के प्रवाहित होने पर जो है सल्फर या आपका मरकरी या जो भी पदार्थ है उसकी वाष्प का संघनन होगा और वाष्प के संघनन के द्वारा इनके जो कण होते हैं वो कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो है आपकी विधि जो है वाष्प के संघनन की विधि के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद में आता है, अलग से टॉपिक आता है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। देखिए, कोलाइडी विलयनों के जो शुद्धिकरण की विधियां हैं, विधि की बात हम बाद में करते हैं, पहला थोड़ा इसमें शुद्धिकरण से संबंधित बात को समझें। देखिए, कोलाइडी विलयन कभी भी 100% प्योर नहीं होते, उसमें जो है विद्युत अपघट्य की कुछ ना कुछ मात्रा मिलानी पड़ती है, क्योंकि विद्युत अपघट्य की मात्रा के द्वारा कोलाइडों को स्थायित्व प्राप्त होता है। कोलाइडों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनमें थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाना आवश्यक होता है। तो उसमें अगर हम किसी कोलाइडी विलयन को 100% मात्रा में शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो ऐसी अवस्था में कोलाइडी कणों का आवेश पूर्णतः समाप्त हो जाता है, और अगर आवेश समाप्त हो गया तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। तो कोलाइडी विलयन के स्कंदन को या अवक्षेपण को रोकने के लिए उसमें से अशुद्धियों को केवल उपयुक्त सीमा तक ही पृथक किया जाता है। अगर हम ज्यादा शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो विद्युत अपघट्य की अशुद्धि अलग हो जाएगी, विद्युत अपघट्य पूर्णतः समाप्त हो गया तो उस अवस्था में हमारे कोलाइड का स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। तो इसको हम परिभाषित किस प्रकार करें? किसी कोलाइडी विलयन में से उपयुक्त सीमा में अशुद्धियों के पृथक्करण की क्रिया। किसी कोलाइडी विलयन में से उपयुक्त सीमा में अशुद्धियों के पृथक्करण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम नाम देते हैं कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। अब कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें सबसे पहली विधि हमारी आती है अपोहन विधि। अब देखिए, अपोहन क्या होता है? अपोहन की क्रिया में हम एक चर्म पत्र या जांतव झिल्ली से बना हुआ बैग लेते हैं, चर्म पत्र से बना हुआ थैला लिया और इसके अंदर हमने भरा कोलाइडी विलयन। इसके अंदर हमने भर दिया कोलाइडी विलयन, और इसके अंदर कोलाइडी विलयन को भरने के बाद इसे हम जो है बहते हुए पानी में लटका देते हैं। इसको बहते हुए पानी में लटकाया जाता है। अब बहते हुए पानी में क्यों लटकाया जाता है? एक साइड से पानी बाहर निकलता है और एक साइड से पानी इसके अंदर
प्रवेश करता है। एक साइड से पानी प्रवेश करता रहेगा और एक साइड से पानी बाहर निकलता रहेगा। अब इसमें इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, क्यों ये सब हम काम कर रहे हैं? देखिए, कुलाइडी कण आकार में होते हैं बड़े, तो कुलाइडी कण का विसरण तो इस झिल्ली में से संभव होता नहीं है। कुलाइडी कण चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से विसरित नहीं होंगे, लेकिन कुलाइडी विलयनों के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों का विसरण इस चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बने हुए थैले में से आसानी से हो जाता है। तो अपोहन का मतलब क्या है? अपोहन का मतलब होता है किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित पदार्थों की अशुद्धियों को उपयुक्त झिल्ली में से विसरित कराकर पृथक करने की क्रिया। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को उपयुक्त झिल्ली में से विसरित कराकर पृथक करने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को नाम दिया जाता है अपोहन। अब अपोहन क्रिया संपन्न किस प्रकार होती है? देखिए, कुलाइडी कणों पर आवेश पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये कुलाइडी विलयन है, इस कुलाइडी विलयन में हम एक कण मान के चलें और इस कुलाइडी कण के ऊपर धनावेश है। हमने मान लिया एक कुलाइडी कण है, उसके ऊपर धनावेश है। तो जितनी मात्रा में कण के ऊपर धनावेश होगा, उतनी मात्रा में माध्यम में ऋणावेश भी होगा। तो अब क्या होता है? विसरण की क्रिया हुई। विसरण की क्रिया में एक आयन बाहर गया, एक ऋणायन बाहर गया। तो जैसे ऋणायन बाहर निकलता है, वैसे वैसे धनायन भी बाहर निकलने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? विद्युत अपघट्य की मात्रा कुलाइडी विलयन के अंदर कम होनी प्रारंभ हो जाती है। आयनों के विसरण के कारण से विद्युत अपघट्य की मात्रा जो है कुलाइडी विलयन के अंदर कम होनी प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें हम इसको उपयुक्त सीमा तक क्यों कराते हैं? अगर हम ज्यादा मात्रा में अपोहन करा दें तो कुलाइडी कण का आवेश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, और आवेश अगर समाप्त हो गया तो फिर कुलाइडी कण जुड़ जाएंगे, उनका स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। तो स्कंदन या अवक्षेपण को रोकने के लिए ये अपोहन क्रिया एक निश्चित सीमा तक ही कराई जाती है, अधिक मात्रा में नहीं कराई जाती। एक चीज। दूसरी बात, बहते हुए पानी का क्या योगदान है? हम विसरण क्रिया द्वारा शुद्धिकरण करा रहे हैं। अब मान लीजिए धीरे धीरे अशुद्धियों की सांद्रता बाहर वाले पानी में बढ़ने लग जाए, तो विसरण की गति पहले ही बहुत धीमी होती है और ज्यादा गति कम हो जाएगी। विसरण की गति जो है अंदर और बाहर सांद्रता के अंतर पर निर्भर करती है। सांद्रता का अंतर जितना ज्यादा होगा, विसरण उतना ही तीव्र होगा। तो विसरण की गति को बनाए रखने के लिए हम यहाँ से अशुद्धियों को बाहर पानी के माध्यम से बाहर करते रहते हैं, ताजा पानी अंदर भेजते रहते हैं। तो इसके कारण से जो है विसरण निरंतर चलता रहता है और सामान्य गति से चलता है। तो ये जो थी आपकी विधि, इसको बोलते हैं हम अपोहन विधि। और इस अपोहन विधि का प्रयोग जो आपके किडनी के पेशेंट होते हैं, उन किडनी के पेशेंटों में रक्त को साफ करने के लिए भी किया जाता है। जब किसी मनुष्य की किडनी सामान्य रूप से काम ना कर पाए, तो ऐसी अवस्था में रक्त को साफ करने में जो परेशानी आती है, उसे दूर करने के लिए जो है अपोहन विधि का प्रयोग किया जाता है।